नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने मानव में उपस्थित विभिन्न ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उन ग्रंथियों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन तथा उनका मानव के नियंत्रण एवं समन्वय में क्या योगदान है। सबसे पहले हम विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों को एक बार दोहरा लेते हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल, प्यूस ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथियां मानव के मस्तिष्क में अवस्थित है, जिसमें कि हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है। उसके नीचे गर्दन के पास हम देखते हैं कि अवटु तथा परावटु ग्रंथि हैं, जिसे कि थायराइड एंड पाराथायरॉयड ग्लैंड भी कहते हैं इंग्लिश में। उसके नीचे फेफड़ों के पास हम देखते हैं थाइमस ग्रंथि है, जिसे इंग्लिश में भी थाइमस ही कहते हैं। उसके नीचे आने पर हम देखते हैं कि अग्न्याशय है, जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। पिछले चित्र में हमने देखा था कि अग्न्याशय किडनी से उभरी हुई प्रतीत हो रही थी। क्योंकि हमने सीधा चित्र बनाया था। अभी ये चित्र हमने तिरछा करके बनाया है। मतलब जब हम मानव शरीर के इंटरनल स्ट्रक्चर को साइड से देखेंगे साइड से देखेंगे तो यह स्पष्ट पता चलेगा कि अग्न्याशय जो है वो किडनी से उभरा हुआ अंग नहीं है, बल्कि यह एक अलग अंग है, जो कि हमें सामने से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह किडनी से उभरा हुआ है। उसके नीचे हम देखते हैं कि किडनी के ऊपर दो ग्रंथियां हैं, उनका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड। उसके नीचे हम लोग देखते हैं कि नर में एक विशेष ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग वृषण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है, और मादा में उसके बदले ओवरी होती है या फिर जिसे अंडाशय भी कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इन विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं तथा उनका मानव के नियंत्रण एवं समन्वय में क्या योगदान है। सबसे पहले है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में भी हाइपोथैलेमस ही कहते हैं। उससे निकलने वाला हार्मोन है मोचक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं प्यूस ग्रंथि, तो हाइपोथैलेमस से जो स्राव होगा, जो रसायन निकलेगा, जिसे कि मोचक हार्मोन कहा जा रहा है, वह प्यूस ग्रंथि के क्रियान्वयन को प्रभावित करेगा। अगर या हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन का स्रावन अधिक होगा तो पिट्यूटरी ग्रंथियां अधिक सक्रिय रहेंगी, और अगर हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन का स्रावन कम होगा तो प्यूस ग्रंथि जो है उसकी क्रियाविधि भी उसी प्रकार कम रहेगी, मतलब वह कम सक्रिय रहेगा। अगर हाइपोथैलेमस के हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो प्यूस ग्रंथि भी ज़्यादा सक्रिय रहेगी, और हाइपोथैलेमस से अगर सिक्रीशन कम होता है तो प्यूस ग्रंथि का भी क्रियाविधि कम रहेगी। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो प्यूस ग्रंथि के क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पीनियल ग्रंथि सेकंड नंबर में। तो पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है मेलाटोनिन। पीनियल ग्रंथि भी अग्रभाग में, मस्तिष्क के अग्रभाग में अवस्थित होती है। इससे निकलने वाले हार्मोन, जिसका कि नाम है मेलाटोनिन, उसका कार्य है हमारे शरीर की दैनिक लय, जो कि 24 घंटे का जो हमारा रूटीन होता है मानव शरीर का, कब हम सो रहे हैं, कब हम उठ रहे हैं, कब हम क्या कार्य कर रहे हैं, वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मेलाटोनिन के द्वारा। सोने जागने का चक्र शरीर के तापक्रम प्रतिरक्षा को भी प्रभावित करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो दिनचर्या है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? हमारे जो आदत होते हैं दैनिक जीवन के, जो हमारे 24 घंटे का जो समय होता है, दैनिक लय जिसको बोलते हैं, वह हमारे पीनियल ग्रंथि के द्वारा क्या प्रभावित होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं प्यूस ग्रंथि के बारे में। तो प्यूस ग्रंथि क्या है? वृद्धि हार्मोन है। प्यूस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, जो कि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो बौनापन हो सकता है। अगर बाल्यकाल में प्यूस ग्रंथि का हार्मोन सही से स्रावित नहीं हो किसी के शरीर में तो वह व्यक्ति का आकार बौना होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अवटु तथा परावटु ग्रंथि, जिसको कि इंग्लिश में थायराइड एंड पाराथायरॉयड ग्लैंड कहा गया है। तो अवटु ग्रंथि का कार्य है थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करना। अवटु ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, जो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं इस
पारा O2 को हमने एक जगह इसलिए दिखाया है क्योंकि O2 हमारे गर्दन के अग्रभाग में होता है, जबकि पारा O2 उसके पीछे होता है, जो कि हम साइड व्यू से देख रहे हैं तो हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर सामने से देखेंगे तो हमें सिर्फ एक दिखाई देगा, दूसरा उसके पीछे रहेगा। तो अब हम देखते हैं पाराथायरॉयड ग्रंथि या फिर पारा O2 ग्रंथि के बारे में। पाराथायरॉयड हार्मोन निकलता है इससे, यह क्या करता है, कैल्शियम रक्तता हार्मोन है। पाराथायरॉयड हार्मोन जो है वो क्या है, पाराथायरॉयड ग्लैंड से पाराथायरॉयड हार्मोन निकलता है जो कि अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है, जो कि शरीर में कैल्शियम के लेवल को नियंत्रित करता है। हमारे ब्लड में कितना कैल्शियम लेवल है या फिर हम अपने भोजन से अपने शरीर में कितना कैल्शियम अवशोषित करते हैं, यह पाराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। उसके नीचे आने पर हम देखते हैं कि थाइमस ग्रंथि है, जो कि दोनों फेफड़ों के बीच में अवस्थित रहता है। इसमें से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, जिसका काम है प्रतिरक्षा तंत्र को निर्धारित करना या फिर हमारे इम्यूनिटी को रेगुलेट करना, इम्यूनिटी का नियंत्रण करना। उम्र बढ़ने से इसका अपघटन होने लगता है। जैसे जैसे मानव का उम्र बढ़ता है, 50, 60 या उससे ज़्यादा होता है, तो थाइमस ग्रंथि का अपघटन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। एक एज के बाद जब मानव शरीर अत्यधिक वृद्ध हो जाता है, तब क्या होता है, इसका स्रावन बहुत ही कम या नहीं होता है। तब हम लोग क्या कहते हैं कि वृद्धों में प्रतिरक्षण प्रक्रिया कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अग्न्याशय या फिर जिसको पैंक्रियाज भी कहा गया है। इससे निकलने वाला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है, मतलब शुगर लेवल को बैलेंस करता है, नियंत्रित करता है। यदि उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रक्त में शर्करा बढ़ जाता है, मतलब शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर इंसुलिन उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है बॉडी में, तो शुगर लेवल या फिर हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ हो गया है। इसलिए जब डायबिटीज़ या फिर शुगर लेवल, शर्करा स्तर बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, तो हम देखते हैं कि उस तरह के व्यक्तियों को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अग्न्याशय जो है वो इंसुलिन का उत्पादन उस प्रकार नहीं कर रहा है जितना कि शरीर को आवश्यक है। इसलिए डायबिटिक या फिर मधुमेह के रोगियों में को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की आवश्यकता पड़ती है। उसके नीचे हम देखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड है, जिसे कि अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा गया है। तो अधिवृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपर अवस्थित होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन को एड्रिनलिन कहते हैं, लेकिन उसको भी हम लोग उसको पर्टिकुलर नाम भी है एड्रिनलिन, हम लोग उसको कॉमन रूप से कहते हैं, लेकिन उसका विशेष भी नाम है, वो है कैटेकॉलमिनस तथा कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन। इन दोनों को सामान्य तौर पर एड्रिनलिन कहते हैं, लेकिन विशेष तौर पर कैटेकॉलमिनस तथा कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। यह क्या करता है, दबाव या आपात की स्थिति में काम करता है, इसलिए हम लोग कैटेकॉलमिन्स को हम लोग क्या कहते हैं, युद्ध हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह दबाव या आपात की स्थिति में कार्य करता है। और दूसरा जो है कॉर्टिकोस्टेरॉयड, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय तथा जल और विद्युत अपघटयों का समन्वय करता है। मतलब हमारे शरीर में विद्युत का जो तंत्रिका कोशिकाएं जो विद्युत सिग्नल के द्वारा काम करती हैं, वह किसके द्वारा कंट्रोल होता है, किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है, वो जो अपघटक होते हैं जो विद्युत गति को मानव शरीर में प्रेरित करते हैं, वह भी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, मतलब अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वृषण, जो कि नर में पाया जाता है, मेल में होता है वृषण, जिसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं। उसका काम क्या, उसे स्रावित होने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि उससे कुछ बालकों में कुछ परिवर्तन होता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। 10-12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की आयु में बालकों में विभिन्न प्रकार की आंतरिक तथा बाह्य रूप से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बाह्य रूप से हम लोग देख सकते हैं कि उनकी आवाज़ में परिवर्तन हो रहा है या फिर मूंछ दाढ़ी का हल्का हल्का आना, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल होता है, टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन किसके द्वारा, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। उसी प्रकार मादा में या फिर फीमेल्स में कौन सा अंग है, कौन सा ग्रंथि है, अंडाशय है, जिससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उससे स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करता है। तो आप लोग सभी विभिन्न प्रकार के हार्मोन इसको टेबुलर फॉर्म में, टेबल के रूप में बनाएंगे। पहले आप लोग हार्मोन का नाम लिखेंगे पहला कॉलम में, उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखेंगे उन
पहले कॉलम में आप लोग ग्रंथियों के नाम लिखेंगे, उसके बाद दूसरा कॉलम में आप लोग लिखेंगे उन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का नाम। उसके बाद तीसरा कॉलम में लिखेंगे वह हार्मोन क्या कार्य करता है, किस प्रकार नियंत्रण एवं समन्वय को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नियंत्रण एवं समन्वय पादपों में किस प्रकार होता है, मानवों में किस प्रकार होता है। पादपों में यह तो बहुत ही सामान्य रूप से होता है क्योंकि उसमें वृद्धि दिशिक होती है, लेकिन मनुष्यों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि हमारी तंत्रिका, कोशिका, मस्तिष्क तथा विभिन्न प्रकार से निकलने वाले हार्मोन। इसलिए मानव का जो नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया है वह पादपों की तुलना में ज़्यादा जटिल होती है। धन्यवाद।